हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम पढ़ते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में कुछ बातें। देखिए, इससे पहले कि हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स जिन्हें कि ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल और 1,2-डायोल के नाम से सबसे जो कॉमन ग्लाइकॉल है वो 1,2-डायोल है, 1,2-इथेन डायोल है, उसके बारे में हम इससे पहले कि पढ़ें, आइए जान लेते हैं इसके संबंध में कुछ ख़ास बातें। देखिए, 1,2-डायोल या 1,2-इथेन डायोल जो या इथिलीन ग्लाइकॉल जिसे कहते हैं, वो एक स्वीट और कलरलेस और थोड़ा सा गाढ़ा विस्कस लिक्विड है, द्रव है। स्वीट है उसका मतलब ये नहीं कि इसको मीठे के काम में लाया जाता है, क्योंकि ये एक पॉइजनस या विषैला यौगिक है। इसको अगर कंज्यूम कर लेते हैं या इसको अगर ले लिया जाता है किसी तरह से गलती से भी, तो ये पेट में दर्द, सर में दर्द, मिर्गी का दौरा पड़ना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ब्रेन डैमेज और किडनी डैमेज करवाता है और एक्सट्रीम केसेस में इससे मृत्यु भी हो सकती है। जो सबसे कॉमन ग्लाइकॉल है और जो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसमें दो निकटवर्ती कार्बन एटम के ऊपर OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये देखिए, दोनों पड़ोसी या निकटवर्ती या नेबरिंग कार्बन हैं, उसके ऊपर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ग्लाइकॉल दैट वी विल बी स्टडिंग इन आवर क्लासेस। तो इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में हम पढ़े क्यों, इसके लिए जान लीजिए कि ये एंटी फ्रीज मिक्सचर के रूप में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में इस्तेमाल होता है। यानी बहुत कड़ाके की ठंड में या एयरक्राफ्ट बहुत ऊंचा चला जाए और टेम्परेचर गिर जाए, तो एंटी फ्रीज उसकी जो फ्रीजिंग हो जाए उसके मिक्सचर में, तो वो जो है उसको रोकने के लिए इथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल, मिक्सचर का इस्तेमाल रेडिएटर्स में किया जाता है। OH ग्रुप्स जो दोनों होते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल के, ये दोनों बहुत अच्छे इंटरमॉलिक्यूलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। यानी दो अणुओं के मध्य ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जिसकी वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो बॉयल नहीं होता इतनी आसानी से, और इसी वजह से इसको एंटी फ्रीज मिक्सचर में यूज़ किया जाता है। इथिलीन ग्लाइकॉल जो कम्प्लीटली मिसिबल विद वाटर, जल में पूरी तरह से घुलनशील है, और यदि 60% इथिलीन ग्लाइकॉल को वाटर के साथ उसका मिक्सचर 60% बनाया जाए तो वो फ्रीज़ होता है -49 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बहुत ठंडा होने पर भी ये जो है इंजन के अंदर ये जमता नहीं है, जिसकी वजह से इसको एंटी फ्रीज के रूप में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में इस्तेमाल किया जाता है। इथिलीन ग्लाइकॉल एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इसलिए भी है क्योंकि इससे कई प्रकार के पॉलीमर्स बनते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर फाइबर्स बनते हैं, और मैग्नेटिक फिल्म के टेप में, रिकॉर्डर में या कंप्यूटर्स के मैग्नेटिक टेप में भी इसके जो पॉलीमरिक शीट्स हैं वो उनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे आगे हम जब पढ़ते जाएंगे इसके बारे में, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे पॉलीमर्स इसके द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि हम रोज़मर्रा के लाइफ में यूज़ करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं। आइए देखते हैं इसके नेमिंग के बारे में कुछ बातें। देखिए, कंपाउंड्स दैट विच कंटेन 2 OH ग्रुप्स आर कॉल्ड डायोल्स। जाहिर सी बात है, डाई यानी दो, ऑल यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी जो यौगिक जिसमें दो OH ग्रुप्स हों उनको डायोल कहा जाता है। इसके अलावा अगर दोनों जो OH ग्रुप हैं एडजेसेंट यानी निकटवर्ती कार्बन पर हों तो उनको हम ग्लाइकॉल कहते हैं, जिसमें से जो सबसे कॉमन ग्लाइकॉल है वो 1,2-इथेन डायोल है, या इथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से भी उसको पुकारते हैं, और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो इस तरह से जो निकटवर्ती कार्बन पर अगर दो OH ग्रुप हों, ऐसे वाले ग्लाइकॉल्स को विसिनल डायोल या 1,2 डायोल भी कहा जाता है। विसिनल का अर्थ है निकटवर्ती, VICINAL। विसिनल से जो VIC है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। कंपाउंड्स विच कंटेन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्रायोल्स। जाहिर सी बात है कि अगर 3 OH ग्रुप हैं तो उसको ट्रायोल कहा जाएगा। ट्राई यानी 3,
OL ऑल यानी OH ग्रुप के लिए ऑल लगाया जाता है। और नाम किस तरह से किया जाता है वो देखिए, जो कॉमन नेम है, जो प्रचलित नाम है, उसमें विसिनल डायल के जो प्रचलित नाम है उसमें उसको किसी एल्कीन का व्युत्पन्न या एल्कीन का डेरिवेटिव माना जाता है। यानी अगर दो कार्बन, दो निकटवर्ती कार्बन यानी CH2 के ऊपर, दोनों के ऊपर OH लगे हुए हैं, तो ऐसे में उसको कहा जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल। ये माना जाएगा कि वो इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर हमने यहाँ OH और यहाँ OH डाला और ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो ये मानकर इसका नाम किया जाएगा कॉमन नेम में, तो कहा जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इस तरह से एल्कीन के नाम के आगे ग्लाइकॉल डालकर ऐड करके उसका नाम कॉमन नेम में, प्रचलित नाम में लिखा जाता है। IUPAC नाम में जो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल को जो सफिक्स डालते हैं वो यानी पश्च लग्न या उसको डालते हैं डायोल या ट्रायोल। इसके साथ में जो है उसकी पोजीशन कि कौन से कार्बन पे है वो उसको इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं बाय नंबर्स। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक और तरह का डायोल होता है, दैट इज़ जेम डायोल। जेम डायोल यानी एक ही कार्बन पर अगर दोनों OH ग्रुप हों तो उसे जेम डायोल, यानी ये जो जेम है वो जेमाइनल, GMINAL, जेमाइनल यानी ट्विन यानी दोनों एक ही कार्बन पर, यहाँ पर कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में तो जेमाइनल डायल से जेम आया है। तो इस तरह के जो डायल्स होते हैं उनको जेमाइनल डायल कहते हैं और वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल इसलिए होते हैं कि इसमें से जो है वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा, देखिए, और नतीजन जो बनता है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड। तो जेम डायल के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना स्टेबल नहीं है। हम पढ़ेंगे 1,2 डायोल या विसिनल डायोल या ग्लाइकॉल्स के बारे में। आइए देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ डायोल्स। जो कॉमन नाम है, अभी आपको बताया था कि कॉमन नाम जो है वो एल्कीन से शुरू होता है और डायोल के जो दोनों नाम यूज़ किए जाते हैं, कॉमन नेम भी यूज़ किया जाता है, IUPAC नेम भी यूज़ किया जाता है। तो जो IUPAC नेम है उसमें आप देखिए कि पोजीशन ऑफ OH ग्रुप उसको इंडिकेट किया जाता है और नाम माना जाता है कि पेरेंट एल्केन। एल्केन जो होगा यानी OH के जगह अगर हाइड्रोजन दोनों लगे होते तो जो यौगिक प्राप्त होता वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन होता, उसके नाम पर जो है वो विसिनल डायोल का नाम, 1,2 डायोल का नाम रखा जाता है। यहाँ जो पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो कार्बन हैं, अगर इन्हीं दोनों कार्बन पर ये OH ना होते, हाइड्रोजन होता तो ये इथेन होता, और लेकिन पहले और दूसरे कार्बन पर जो है वो OH ग्रुप हैं तो इसलिए इसका नाम इथेन 1,2 इथेन डायोल है और कॉमन नेम इसका इथिलीन डायोल है, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 कार्बन हैं तो ये प्रोपेन हुआ, लेकिन पहले और दूसरे दो कार्बन पर OH ग्रुप्स हैं तो इसीलिए इसको 1,2 प्रोपेन डायोल कहा जाएगा। प्रोपिलीन इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि अगर ये इन दोनों OH ग्रुप के अगर इन कार्बन पे न लगकर अगर ये डबल बॉन्ड होता तो ये प्रोपीन होता, तो इसलिए इसका नाम जो कॉमन नेम है ये प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वो भी 3 कार्बन का है, 1 2 और 3, ये 3 कार्बन है इसके ऊपर। ये तीनों कार्बन जो हैं CH2 और CH2 हैं। CH2 का जो दूसरा नाम है वो है मिथिलीन। ये देखिए यहाँ पर मिथिलीन लिखा हुआ है, तो मिथिलीन नाम है। तो यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड के द्वारा इसको नहीं समझाया जा सकता इसलिए कॉमन नेम जो है इसका ट्राईमिथिलीन ग्लाइकॉल है, लेकिन IUPAC नेम बड़ा क्लियर कट है, वो ये है कि 1 और 3 प्रोपेन डायोल, यानी पहले और तीसरे कार्बन पर OH ग्रुप्स 2 जुड़े हुए हैं तो इसलिए 1,3 प्रोपेन डायोल हुआ। आइए बढ़ते हैं इसके प्रिपरेशन के मेथड्स की, डायोल्स को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहला जो इजी एग्जांपल जो हम लेंगे और जो हमारे कोर्स में भी है वो है इथिलीन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डायोल का। तो इसको हम यूज़ करेंगे एज एन एग्जांपल टू स्टडी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ विसिनल ग्लाइकॉल, और इसी एग्जांपल को लेकर हम ग्लाइकॉल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल और फिजिकल उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलीन परमैंगनेट सॉल्यूशन, या कोल्ड डाइल्यूट एल्कली की जगह एसिडिक सॉल्यूशन परमैंगनेट का वो भी यूज़
हो सकता है। इसके द्वारा देखिए हाइड्रोक्सिलेशन हुआ और हाइड्रोक्सिलेशन जो है सिस हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, एल्कीन के एक ही साइड में दोनों OH ग्रुप लग गए। तो इस तरह से KMnO के 4 के साथ इथिलीन का जो रिएक्शन करते हैं तो इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म किस प्रकार से है। मैकेनिज़्म देखें कि ये जो मैकेनिज़्म है इट प्रोसीड्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एस्टर इंटरमीडिएट। तो ये जो है एक चक्रीय, यहाँ से यहाँ तक देखिए चक्रीय एस्टर, साइक्लिक एस्टर का बनना KMnO4 के द्वारा होता है। और पहला स्टेप जो है, इस स्टेप ये जो एरो है, रिएक्शन एरो, इसके ऊपर आप लिखेंगे साइक्लिक एस्टर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ठीक है, पहले स्टेप के आखिर में, पहले स्टेप के ऊपर लिखेंगे आप साइक्लिक फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एस्टर इंटरमीडिएट या साइक्लिक एस्टर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, या साइक्लिक एस्टर यानी चक्रीय एस्टर मध्यवर्ती का बनना। तो चक्रीय एस्टर मध्यवर्ती बनता है पहले स्टेप के आखिर में। आप देखें कि जो Mn है वो 2 ऑक्सीजन के द्वारा, देखिए MnO4 है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है Mn के साथ जुड़े हुए हैं। 2 ऑक्सीजन के द्वारा वो कार्बन के साथ, दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है जो कि एल्कीन के कार्बन है। और ये एल्कीन के कार्बन निकटवर्ती ही होंगे क्योंकि C डबल बॉन्ड से उनके बीच में है, तो निकटवर्ती कार्बन पर OH, O और O, CO बॉन्ड दोनों बन गए। ये CO बॉन्ड, ये CO बॉन्ड बना, इस तरह से एस्टर बनता है। जैसे क्योंकि Mn डबल बॉन्ड O भी है, यहाँ पर Mn सिंगल बॉन्ड O भी है, तो इसको एस्टर के रूप में देखा जाता है। अब आप देखिए कि सेकेंड स्टेप में क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में तो साइक्लिक एस्टर बना फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए सेकेंड स्टेप में जो एस्टर है वो टूट रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि रिंग ब्रेकिंग यानी वलय का टूटना। वलय का टूटना एक बात है, और दूसरा जो है वो है प्रोटोनेशन। फर्स्ट है वलय का टूटना एंड सेकेंड है प्रोटोनेशन कैसे हुआ, प्रोटोनीकरण। तो वलय का टूटना और प्रोटोनीकरण किस प्रकार से हो रहा है, देखिए ये जो Mn और ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, तो ऑक्सीजन हो गया O-। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जो H2O है उसने, उस ऑक्सीजन ने यहाँ इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो Mn और O के बीच में ये बॉन्ड बना। यहाँ देख सकते हैं कि जो H3O+ है, यानी यहाँ पर H+ और H2O दोनों मिलकर बनाए हैं H3O+। H3O+ ने यहाँ पर एक प्रोटॉन दिया, तो यहाँ प्रोटॉन दिया गया, यहाँ ऑक्सीजन और Mn के बीच में बॉन्ड बना। ऑक्सीजन और Mn के बीच में जो बॉन्ड बना वो ये रहा, और Mn और O का टूट गया। ये देखिए, ये यहाँ पर Mn के साथ 2 ऑक्सीजन थे, और अब आप देख सकते हैं कि Mn के साथ सिर्फ 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर है, जिसने कि यहाँ से प्रोटॉन प्राप्त किया और ये OH के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये ऑक्सीजन, ये रहा जो OH बना। ये जो ऑक्सीजन है वो अभी भी जुड़ा हुआ है Mn के साथ, तो ये, और यहाँ पर वाटर के ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना, और आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। अब यानी यहाँ इस स्टेप में 2 काम हुए हैं। पहला काम वलय का टूटना, और दूसरा काम जो है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन यानी प्रोटोनीकरण होना और OH समूह का बनना। ये दोनों बातें जो है आप इस रिएक्शन एरो के ऊपर लिख लेंगे उस नोट्स बनाते वक्त, ताकि आंसर जो है आपका अच्छा बने। और सेकंड जो है आप देखिए, अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है। थर्ड स्टेप में यहाँ जो OH2+ है, यानी ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन के पर 2 हाइड्रोजन भी हैं और एक उसने Mn के साथ बॉन्ड भी बनाया है। तो यहाँ से ये प्रोटॉन यहाँ पर H+ निकलता है, और वो H+ जाकर इस O- के ऊपर जुड़ता है। O- क्यों हुआ, क्योंकि Mn और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपने ऊपर ले लिए, तो यहाँ O- होता है, यहाँ H+ टूट गया निकल के, वो यहाँ पर आ गया। तो जिस वजह से यहाँ पर देखिए ये OH के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रहा OH, ये वाला जो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ।
इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑक्सीजन ने ले लिए तो ये बंध जो है वो टूट जाता है। तो जो Mn है वो उसके ऊपर एक डबल बॉन्ड O ये रहा, यहाँ पर OH बच जाता है वो ये रहा, ये OH यहाँ। तो इस तरह से साइड प्रोडक्ट के रूप में ये MnO3H2 ये जो निकल के आ गया है यहाँ पर, और इसके बाद साथ ही साथ आ गया है एक डायॉल जो यहाँ आपको मिला जो कि विसिनल डायॉल है। तो इस प्रकार से ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। सो हम देखते हैं कि ये जो साइक्लिक एस्टर बना ये दूसरे एल्कीन के साथ भी दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी इस तरह से जो साइक्लिक एस्टर का बनना होता है। और ये जो रिएक्शन है आपने इससे पहले एल्कीन्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है और ये मैकेनिज़्म आपके लिए कोई नया नहीं है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म एंड कीप इट इन माइंड। देखिए जो MnO4 के साथ साइक्लिक एस्टर बना है उसी तरह से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन पिरिडीन के साथ भी साइक्लिक एस्टर बनता है। किस प्रकार से होता है उसको मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे तो दोबारा ये सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा रिपीट होती है उतनी ज़्यादा अपने दिमाग में सेट या याद रहती है। सो लेट अस सी नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ये देखिए एल्कीन है, एल्कीन में जो एग्जांपल लिया गया है मैलिक एसिड का एग्जांपल लिया गया है। और देखिए आप जो मैलिक एसिड के COOH ग्रुप है वो जो अल्टीमेटली जो कंपाउंड है उसमें आ जाता है, लेकिन डिकार्बोक्सिलेशन के द्वारा इसको हटाया भी जा सकता है। खैर वो बात की बात है, पहले देख लेते हैं कि क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन किस प्रकार से हो रहा है। क्रोमिक एसिड का जब 8N सॉल्यूशन 8 नॉर्मलता वाला सॉल्यूशन एक्वस H2SO4 में लिया जाता है तो उसको जोन्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। सो जोन्स रिएजेंट का नाम याद रखिएगा, वो इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब देखिए कि क्या हो रहा है इसके अंदर। जैसे KMnO4 में एक KMnO4 का ऑक्सीडेशन अभी हमने पढ़ा है, उसमें जैसे साइक्लिक एस्टर बनता था इंटरमीडिएट, इसमें भी जो है क्रोमिक एसिड के द्वारा भी साइक्लिक एस्टर इंटरमीडिएट का बनना होता है। आपको ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये कौन सा क्रोमिक एसिड है भाई। ये दरअसल पिकोलिनिक एसिड को लिया गया है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है पिकोलिनिक एसिड वाला इन्फॉर्मेशन और साइक्लिक एस्टर का बनना ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नज़रिए से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसका जो एक्चुअल मैकेनिज़्म है उसमें कुछ लोगों का मानना ये है कि साइक्लिक एस्टर बनकर ही आगे हाइड्रोलिसिस हो जाता है और डायॉल प्राप्त होता है। इस तरह से दोनों बॉन्ड्स टूट जाते हैं और डायॉल प्राप्त होता है। और कुछ लोगों का, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसके द्वारा इपॉक्साइड का बनना भी होता है। देखिए इपॉक्साइड का ट्रांजिशन स्टेट, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के द्वारा ये ट्रांजिशन स्टेट का बनना दिखाया गया है। और फिर फर्दर जो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के द्वारा पुराने बंधों का बनना और नए बंधों का टूटना, नए बंधों के बनने के द्वारा इस तरह से इपॉक्साइड रिंग का बनना दिखाया गया है। तो आप अपने ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए संभाल कर अपने दिमाग में रखिएगा या नोट्स में बना के रखिएगा। लेकिन जो BSc की क्लास में हम क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं सिस हाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा, उसका मैकेनिज़्म हम आगे अभी देख रहे हैं। देखिए स्टेप 1 में कहते हैं साइक्लिक क्रोमियम एस्टर फॉर्मेशन। ये है साइक्लिक क्रोमियम एस्टर फॉर्मेशन जो कि आपने इससे पहले भी KMnO4 के ऑक्सीडेशन में देखा है। और स्टेप 2 में करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप। तो इसमें हाइड्रोलिसिस किया जाता है और इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग और एल्कलीन कंडीशन में बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप जैसे ये हुआ बनना, ये इस क्रोमियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड का टूटना, और नेक्स्ट स्टेप में दोबारा फिर वो वाला बॉन्ड टूटता है और फिर अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस के द्वारा 1,2 डायॉल प्राप्त होता है। तो ये जो मैकेनिज़्म है वो सिस हाइड्रोक्सिलेशन इसलिए है क्योंकि डबल बॉन्ड C के एक ही साइड में दोनों ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ये सिस हाइड्रोक्सिलेशन है। ये भी स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री की हमने आपको परमैंगनेट ऑक्सीडेशन में भी दिया था। ये जो रिएक्शन है आपने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा हुआ है, उसका मैकेनिज़्म अगर आपने तब नहीं पढ़ा था तो अब इसको जान लीजिए। ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन टू।
सो लेट अस स्टडी द नेक्स्ट मेथड. ओके, नेक्स्ट मेथड आज के वीडियो में नहीं है. चलिए आगे से आगे चलते हुए हम नेक्स्ट जो वीडियो है अपकमिंग वीडियो, उसमें डायल्स का 1-2 डायल्स का पढ़ने के और भी बनाने के और भी मेथड्स हम देखेंगे. नोट्स बनाते रहिए. एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. टेक केयर. बाय.